फॉर फ्री यूट्यूब चैनल। हम लोग राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू के बारे में बातें कर रहे थे और चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुका था। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऊपर इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये नीचे आ जाएगा, हम वहाँ पे इसे कवर कर लेंगे। पहले इन्होंने बात की है रूरल डेवलपमेंट की, मतलब ग्रामीण विकास की इन्होंने बात की है, और इसमें इन्होंने बताया कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हमें उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें जो काम की चीज़ है इसके अंदर वो ये देखना है कि भाई राजस्थान के अंदर ग्रामीण विकास का काम कौन सा विभाग करता है। तो ग्रामीण विकास का काम करता है भाई रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का जो काम है वो कौन सा विभाग करता है हमारे यहाँ पे, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके आगे मैं बात करता हूँ कि भाई अलग अलग प्रकार की स्कीम्स चलती हैं ग्रामीण विकास के लिए, जिसके अंदर देख लीजिए आप कुछ मेजर स्कीम्स को मैंने हाईलाइट किया है। जैसे कुछ तो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आजीविका के ऊपर चलाए जाने वाले कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, और आजीविका परियोजनाएं जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसको शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा कहा जाता है। आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में नीचे जानकारी आ जाएगी, आप परेशान ना हो। ठीक है, हिंदी में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, और इस पर से क्वेश्चन आने की संभावना इस बार है, तो उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे लेकिन बाद में। ठीक है, इसके अलावा एक और योजना है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये सब केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इनको स्पॉन्सर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये ध्यान रखिए, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, आजीविका परियोजनाएं चल रही हैं, मनरेगा चल रही है, और ये DRDA जो चल रहा है राजस्थान में, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा और भी योजनाएं हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ MPLAD, इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट को अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो MPLAD मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहलाएगा ये, यहाँ जो हाईलाइट है आगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, सांसद जो होते हैं, वो अपने किसी एक इलाके के अंदर अपनी जनता के लिए विकास का कार्य करा सकते हैं। उनको पर एनम उनको कुछ अमाउंट सेंक्शन किया जाता है, उसके द्वारा वो उसके अंदर विकास कार्य करवा सकते हैं, तो उसकी बातें भी हैं। ये जो स्कीम है MPLAD, ये चलाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मॉस्पी कहते हैं। ठीक है, मॉस्पी के द्वारा चलाई जाती है, और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। इसका मतलब ऐसे ज़िलों में चल रहे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया की पाकिस्तान के साथ, उन ज़िलों में BADP नामक प्रोग्राम भी चल रहे हैं। और BADP को स्पॉन्सर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो मॉस्पी तो स्पॉन्सर करता है MPLAD को, ध्यान रखना। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसे स्पॉन्सर करता है, BADP को, मतलब बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में कहूँगा कि भाई विधायक माफ़ कीजिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है, इसको जो क्रियान्वयन कर रहा है, इसका वो कर रहा है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसे मॉस्पी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसका संचालन कर रहा है गृह मंत्रालय। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप परेशान ना हो, हिंदी इंग्लिश में दोनों लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा ये तो केंद्र की योजनाएं हुई यहाँ तक। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की भी योजनाएं हैं रूरल डेवलपमेंट को लेके। जैसे वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं केंद्र में, यहाँ पे हमारे यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, या मैं कहूँ विधायक होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को हिंदी में विधायक कहा जाता है। तो ये लोग भी, इनके नाम के ऊपर लोकल एरिया डेवलपमेंट चलाया जाता है, MLALAD, इनका हो गया MLALAD।
LAD, ये हो गया LAD, लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके अलावा मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेवात जो एरिया है उसको डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। स्वविवेक जिला विकास योजना है, डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये सारे के सारे राज्य सरकार चलाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार के कौन से हैं, केंद्र सरकार के कौन से हैं, पूछ लेता है कौन कौन से एजेंसियां चला रही हैं, क्या है क्या नहीं है। अब जैसा आपको मैंने बताया कि भाई रूरल डेवलपमेंट में देखिए मेजर हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपने दिमाग में लाइए, और उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे खासतौर से अगर मैं बात करूँ रूरल एरिया या मैं कहूँ ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है भाई, पॉवर्टी की है। तो ये क्या करेंगे, टू रिड्यूस पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ऐसे प्रोग्राम। इसके अलावा और क्या कमी है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, जैसे अच्छे अस्पताल नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, कॉलेजेस तो बिल्कुल ही नहीं है ग्रामीण इलाकों के अंदर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का विकास करना है, ऐसी चीज़ों को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे भी एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है, उसके अंदर वहाँ पे पैसा बहुत कम मिल पाता है, वेजेस वहाँ की बहुत कम है। इस वजह से वहाँ पे भी हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है, ऐसे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के साधन ले जाने जिनमें लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा इनकम हो सके। इनफैक्ट हमें एक और काम करने का प्रयास करना है, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। मतलब क्यों किसी पे कोई व्यक्ति डिपेंडेंट रहे, अगर वो खुद ही रोज़गार अपना कमा के चला सके तो, ठीक है, इसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इसके अलावा रीजनल इम्बैलेंसेस को हटाने का प्रयास करते हैं ऐसे प्रोग्राम, रिमूव द रीजनल इम्बैलेंसेस। रीजनल इम्बैलेंसेस का मतलब होता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो एक हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इम्बैलेंस देखने को मिलता है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं ऐसे प्रोग्राम, ठीक है। अब ऐसे प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके अंतर्गत जो हमारा डिपार्टमेंट है राजस्थान गवर्नमेंट का, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग, ये किस प्रकार की योजनाएं चला रहा है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक प्रोग्राम चल रहा है राजविका, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप चाहें तो याद रखें, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। दरअसल ये अपने आप में एक बॉडी है, सोसाइटी है, ठीक है। 2010 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कब इस्टेब्लिश हुई थी, पुरानी हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है, और किसके अंतर्गत काम करती है वो बता चुका हूँ आपको मैं, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये काम करती है। इसका मुख्य काम ये होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की स्थापना करवाता है, ताकि लोग खुद की सहायता खुद कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप बना दिया, मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप बना दिया, और उन सबसे कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, आप सब लोग 100 रुपये एक अकाउंट में इकट्ठा कर लीजिए, जिस भी व्यक्ति को उसमें ज़रूरत होगी वो उसमें से पैसा लिया करेगा, और कुछ मिनिमम इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा दिया करेगा। तो इससे क्या होगा कि उनको बैंक वगैरह की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की वो सहायता कर पा रहे हैं, ठीक है। और केवल ये काम केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तक सीमित नहीं होता, सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती हैं उनमें भी वो लोग एक दूसरे की हेल्प इस तरीके से कर लेते हैं, SHG बना के, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज कौन करता है, राजविका करता है, राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। अब बाकी ये जो बातें हैं ये बहुत लंबी चौड़ी लिखी हुई हैं, लेकिन इनका कोई सेंस नहीं है, हमें इतना कुछ नहीं घुसना इसके अंदर। और राजविका ही हमारे राजस्थान के अंदर NRLM, ये मैंने आपको बताया था, लाइवलीहुड मिशन जो हैं केंद्र सरकार के होते हैं। तो केंद्र सरकार का जो लाइवलीहुड मिशन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है, इसको मैं कहूँ अगर हिंदी के अंदर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका क्रियान्वयन कर रहा है राजविका, ठीक है। और भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्रियान्वयन कर रहा है, लेकिन वो काम के नहीं है, यहाँ पे सब जानकारी गिवन है, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो राजविका का केवल इतना ही काम है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, राजविका के बारे में परेशान ना हो। बाकी जो कुछ लिखा हुआ है वो मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग मेंस की तैयारी नहीं कर रहे, प्री की कर रहे हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। आप लोग मेंस की तैयारी करें तो आप इस चीज़ों को पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास का जो विभाग है वो कौन सी योजना को क्रियान्वयन कर रहा है, मनरेगा का, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं वजह बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ये योजना है कांग्रेस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई योजना थी ये, जो केंद्र के अंदर UPA सरकार थी उसके द्वारा लॉन्च की गई योजना थी मनरेगा। और 2000
2007-8 के आसपास की बात है, तब ये लॉन्च हुई थी। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि देखिए इसके ऊपर अभी पहली बार जो एग्ज़ाम है आरएस का वो पहली बार हो रहा है अभी कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर ये पहला एग्ज़ाम हो रहा है। तो किसी भी गवर्नमेंट की हैबिट होती है कि जो योजना उनके द्वारा लागू की गई थी और अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है तो उसके ऊपर डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, तो आपको उसी थिंकिंग को यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई तो इस पर से तो क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ऐसी योजनाओं को छोड़ दें जो प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान की उन्होंने लॉन्च की थी, आप उनको छोड़ दें, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन ऐसी योजनाएं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि आज़ाद भारत के इतिहास की ये सबसे सफल योजना है मनरेगा। ठीक है, ये वास्तविक बात है, इससे ज़्यादा कोई योजना सफल नहीं हुई जिसने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया हो। ठीक है, तो इस वजह से इस योजना के ऊपर सवाल पूछने की संभावना बन जाती है। और ये इतने ज़्यादा ये कहूँ मैं कांग्रेस के जो नेता हैं, ये इतने ज़्यादा इस योजना से घिरे हुए हैं अपने आप में कि उन्होंने देखिए इस बार इसकी पूरी डिटेल तक लिखवा दी इस इकोनॉमिक रिव्यू के अंदर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोगों को इसके बारे में एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है ये। इसका देखिए मुख्य काम क्या था, हमें एम्प्लॉयमेंट देना था, कहाँ पर, ग्रामीण इलाकों के अंदर। ठीक है, इसलिए योजना चालू की गई थी और जो लोगों का पलायन हो रहा था शहरी क्षेत्रों में, उन लोगों उन उस पलायन को हमें रोकना था क्योंकि उस पलायन की वजह से शहरी क्षेत्रों पे भी दबाव बढ़ रहा था। ठीक है, पलायन केवल एक वजह से होता है जनरली, वो है एम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, तो अगर गांव में ही एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो पलायन रुक जाता है। ठीक है, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना के अंतर्गत जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है वो कम से कम 100 दिनों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस योजना में एनरोल होता है उसको कम से कम 100 दिनों का तो गारंटीड मिलता ही है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब वो वेजेस कितनी मिलती हैं, उसमें पारिश्रमिक कितना मिलता है, वो डिपेंड करता है, हर कुछ सालों में चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कम से कम 100 दिनों का उसको रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्त वर्ष में उसको 100 दिनों का तो रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि एक घर से किसी एक व्यक्ति को मिलेगा, जितने भी लोग एक घर से एनरोल होते हैं इसके अंदर। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, एडल्ट मेंबर्स होने चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर का ही व्यक्ति होना चाहिए, उसी को मिलेगा, बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, तो जितने भी लोग एक परिवार के इसमें एनरोल होंगे उनमें से हर एक को, प्रत्येक को 100 दिन का तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा इसके प्रोविजंस हैं। आगे इसके जो प्रोविजंस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई जितने भी एक ग्राम पंचायत के रेजिडेंट्स होते हैं वो सब के सब एलिजिबल होते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, मतलब वो सभी अपना पंजीयन करवा सकते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य। ठीक है, एक ग्राम पंचायत का सदस्य अपनी ग्राम पंचायत में ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा, दूसरे ग्राम पंचायत में जाके नहीं करवाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बेनिफिट मिलता है इसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रोविज़न किया गया है, 1/3 महिलाएं होनी चाहिए मनरेगा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 दिनों के अंदर अंदर, रजिस्ट्रेशन करवाने के 15 दिनों के अंदर अंदर जॉब कार्ड मिल जाता है। जॉब कार्ड जो होता है उसी के बेसिस पे आगे सारे इनमें काम चलते हैं। ठीक है, तो ये 15 दिनों के अंदर अंदर जॉब कार्ड इशू कर दिया जाता है जो कि फ्री होता है। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट की डेटेड रिसिप्ट मिलती है, किस तारीख को एम्प्लॉयमेंट मिला उसकी डेट लिखी होती है इसके ऊपर। ठीक है, गारंटी दी जाती है कि भाई आपने 15 दिनों के अंदर अंदर जो आपने एप्लीकेशन दी कि भाई मुझे काम चाहिए, आपने काम चाहिए इस बात की एप्लीकेशन दी। ठीक है, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको गारंटीड काम मिल जाता है। अगर काम नहीं मिल पाता किसी कारणवश 15 दिनों के अंदर अंदर, तो आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इसी को बेरोज़गारी भत्ता कहते हैं। ठीक है, बेरोज़गारी भत्ता मिलता है अगर 15 दिनों के अंदर अंदर आपको काम नहीं मिलता। वो क्या मिलता है, कितना मिलता है, उसमें आप दिमाग मत लगाइए। ठीक है, वो हर कुछ दिनों में चेंज होता रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट हर उनमें थोड़े दिनों में बढ़ोतरी करती रहती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरी आगे बात लिखी हुई है कि अगर भाई घर से दूर अगर आपको काम मिलता है तो आपको उसका भत्ता भी मिलता है, 10% एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अगर आप काम करने गए हैं अपने घर से तो 10% एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है, जो भी आपको वेजेस होती हैं उसके। ठीक है, और वेजेस जो होती हैं, जिस प्रकार का आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार आपको वेजेस मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक कारीगर और एक मजदूर को बराबर वेजेस मिलेंगी। अगर कोई स्किलफुल वर्कर है, मतलब
जिसको कोई टास्क अच्छे से करना आता है, कोई कारीगर है, तो उसको और जो मजदूर होगा उन दोनों की वेजेस में डिफरेंस होगा। जिस तरह का काम होगा उस प्रकार से वेजेस मिलती हैं। इसमें देखिए काम की जो जगह होती है, वर्क साइट जो होती है, जहाँ पे काम लिया जाता है मनरेगा के अंतर्गत, वहाँ पे देखिए ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी पड़ती है, शेड होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, क्रैच होना चाहिए जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जा सके और माँ बाप उनके काम कर सकें। ठीक है, ये ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। इसके अलावा देखिए किस प्रकार के काम करवाए जाएं मनरेगा के अंतर्गत लोगों से, तो उसकी जो एनुअल एक्शन प्लान जो होता है कि भाई क्या क्या काम करवाया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत, उसको प्रिपेयर कौन करता है? ग्राम सभा करती है। ठीक है, अब ये ग्राम सभा क्या है मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, जब हम लोग पंचायती राज पढ़ेंगे, पंचायती राज भी आएगा, पंचायती राज जब हम पढ़ेंगे तो मैं समझाऊंगा ग्राम सभा क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि इसमें इसके अंतर्गत किसी कॉन्ट्रैक्टर वगैरह को कोई इन्वॉल्व नहीं किया जाता, क्योंकि सारे डिसीजन कौन लेता है? ग्राम सभा के ही सदस्य लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सोशल ऑडिट जो होता है वो कौन करता है? ग्राम सभा। सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि ग्राम सभा के लोग ही ये चीज़ देखते हैं कि हमने कितना रुपया सेंक्शन किया था और कितना काम इसके अंदर हो पाया है, और ये कौन कर रहा है? ग्राम सभा के खुद मेंबर कर रहे हैं। ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं दरअसल वो वही लोग होते हैं जो सब लोग मनरेगा के अंतर्गत एनरोल्ड होते हैं, वही दरअसल कौन होते हैं? ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। सभी लोग जो लोग एनरोल्ड हैं वो सभी अपने आप में क्या होते हैं? ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। मैं कहूँ ग्राम सभा उन्हीं लोगों से मिलकर बनी होती है। तो जब वही लोग ग्राम सभा के मेंबर होंगे, वही लोग डिसाइड करेंगे क्या काम होना है, तो डेफिनेट बात है कि वही लोग भी क्या करेंगे? सोशल ऑडिट करेंगे। भाई कितना रुपया आया था, कितना कहाँ खर्च हुआ, उसको जानने का अधिकार किसको है? उन लोगों को है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल वेज पेमेंट थ्रू बैंक पोस्ट ऑफिस, मतलब जितने भी पारिश्रमिक आता है वो नगद के रूप में नहीं दिया जाता, उनके बैंक और पोस्ट ऑफिस में जमा होता है। जो मजदूर होते हैं मनरेगा के अंतर्गत उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस खातों में सीधा जमा होता है, उनको हाथ में डायरेक्टली कैश पेमेंट नहीं किया जाता। कैश पेमेंट अगर होगा तो जो बिचौलिए होते हैं कैश देने वाले, वो उसके एवज में उनसे पैसा मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि डायरेक्टली उनको बेनिफिट दिया जा रहा है। ठीक है, इसको डीबीटी कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। ग्राम सभा इज़ एम्पावर्ड फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। देखिए ग्राम सभा सारे ही काम करती है, वही देखेगी कि भाई कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर किसी को कोई शिकायत है, ठीक है, तो उसके तात्कालिक मैं कहूँगा समाधान के लिए एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये सारी बातें हैं हमारे मनरेगा की। और मनरेगा के बारे में आपको पता होगा कि जब कोविड-19 की सिचुएशन आई थी, तो कई जो मज़दूर थे राजस्थान के जो बाहर काम कर रहे थे, वो वापस से अपने गांव वगैरह के अंदर आए, और जैसे ही गांव के अंदर आए तो उनके सामने फिर से वही संकट उत्पन्न हो गया काम का, क्योंकि उनके पास काम नहीं था कुछ भी करने को। तो यहाँ पे वरदान साबित हुआ मनरेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति ग्राम सभा का मेंबर होगा और रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, 15 दिन के अंतर्गत उसे काम देना ज़रूरी था। इसलिए इसमें मनरेगा को बहुत ज़्यादा लोग मनरेगा ने बहुत ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया, उनका घर गृहस्थी इसी से चल पाई। अगर मनरेगा नहीं होती तो शायद कई लोग और भूखे प्यासे मरते। ठीक है, तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने अपनी थोड़ी सी कहूँ उसे थोड़ा सा अपने बारे में बताया है कि हमने मनरेगा लॉन्च करके कितने लोगों को बचाया और हमने इससे कितना कुछ अर्जित किया, तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये आपको ध्यान रखना है डेटा, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं उपलब्धि है सरकार की, और उपलब्धि को भुनाना कोई भी सरकार चाहती है। ठीक है, अपना प्रचार कोई भी सरकार करना चाहती है। आजकल एक ऐसा ट्रेंड आ गया है कि एग्ज़ाम्स के माध्यम से सरकार अपने प्रचार कर रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भाई उसी दिशा में उसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी है। अगर वो प्रचार कर रही हैं तो भाई उनके प्रचार की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मनरेगा के द्वारा इस 2020-21 तक, मतलब दिसंबर 2020 तक कुल कितने लाख घंटों का काम किया जा चुका है मनरेगा में। तो भाई देखिए कितने लाख घंटे हैं, 3,432 लाख। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 3,432 लाख घंटे काम किया जा चुका है मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, और ऊपर लिखा है साफ साफ कि भाई ये कोविड-19 सिचुएशन की वजह से हुआ है, और इसकी वजह से देखिए कितने घरों को रोज़गार मिला है। तकरीबन 70 लाख घरों को, 69.29 लाख घरों को रोज़गार मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
गवर्नमेंट देखिए अपनी वाहवाही करवाने के लिए क्या करती है, इस तरह क्वेश्चन दे देती है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कितने लाख घरों को हमने रोज़गार मुहैया कराया कोविड-19 के समय मनरेगा योजना के अंतर्गत। तो आपको पता होना चाहिए तकरीबन 69.29 लाख घर थे, ठीक है। कितने लाख सॉरी घंटे नहीं, ये मैन डेज हैं, मतलब दिवस, ठीक है। कितने दिवस हमने इसमें, कितने लाख दिवस हमने इसमें रोज़गार उपलब्ध कराया। तो भाई ध्यान रखना है आपको, 3432.36 लाख दिवस हैं ये, ठीक है। ये दिवस हैं, मैं गलत बोल गया, घंटे गलत बोल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई मेरी मनरेगा योजना कंप्लीट, इसमें जो यही चीज़ें काम की हैं, इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें काम की नहीं है। आगे आया प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हो रहा है, कुछ सेलेक्टेड बेनिफिशियरीज लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है, जो कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, देखिए हमारे जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उसी के साथ एक सेंसस प्रिपेयर किया गया था, एक और जनसंख्या का जो वो रजिस्टर था प्रिपेयर किया गया था, जिसका नाम था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। अब ये क्या सेंसस है ज़रा समझिए, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए कोई व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको रिकॉर्ड किया गया था अलग, इकोनॉमिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको रिकॉर्ड किया गया था, कास्ट बेसिस पे कोई पिछड़ा हुआ है तो उनको रिकॉर्ड किया गया था। और इसी के बेसिस पे लोगों का चयन करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनको लाभ पहुँचाया जा रहा है। लाभ क्या पहुँचाया जा रहा है, अगर कोई इस SECC 2011 में लाभान्वित व्यक्ति अगर कोई आता है तो उसको 1,20,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, अगर वो पक्का मकान बनाता है तो। ध्यान से सुनिएगा, अगर वो पक्का मकान बनाता है तो उसको 1,20,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। ये कौन सी योजना है, ग्रामीण योजना है, ठीक है, क्योंकि हम रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा 1,20,000 रुपये के अलावा अगर वो पक्का टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करता है अपने घर के अंदर तो उसे 12,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। आप पढ़ लीजिएगा पूरा, मैंने तो पढ़ रखा है, इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1,20,000 तो किसके, मकान बनाने के लिए सब्सिडी है, 12,000 रुपये किसके लिए, टॉयलेट बनाने के लिए है। इसके अलावा इसमें एक और प्रोविज़न किया गया है, वो ये किया गया है कि भाई अगर कोई ग्रामीण इलाके में व्यक्ति है और अपना घर बनाएगा तो डेफिनेट बात है कहीं ना कहीं वो मनरेगा से हो सकता है जुड़ा हुआ हो, ठीक है। सब लोगों को मनरेगा से जुड़ा नहीं जाता है, जो स्पेशली बैकवर्ड लोग होते हैं और जिन लोगों के पास काम धंधा कुछ नहीं होता वो मनरेगा से जुड़ते हैं, और ऐसे ही लोगों को दरअसल ये 1,20,000 12,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। आप ये समझ लीजिए मनरेगा में जो जो एनरोल होगा तकरीबन हर व्यक्ति को 1,20,000 रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल सकते हैं और 12,000 रुपये टॉयलेट बनाने के मिल सकते हैं। आप कुछ इस तरीके से इस बात को समझिए। अब मनरेगा के अंदर अगर कोई व्यक्ति एनरोल होगा तो डेफिनेट बात है वो कहीं ना कहीं काम करने जाएगा और उसके बदले उसको पैसा मिलेगा 100 दिनों का। तो गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई कि भाई क्यों ना लोगों को और थोड़ा सा बेनिफिट पहुंचाया जाए। अगर कोई मनरेगा में एनरोल्ड व्यक्ति है, वही अपना घर बना रहा है, तो 1,20,000 रुपये तो मिलते ही हैं सब्सिडी, 12,000 रुपये टॉयलेट के मिलते ही हैं, साथ ही साथ उसको 90 दिनों की मजदूरी और मिलती है मनरेगा के अंतर्गत कि भैया तू घर पे रुक, घर की ऊपर ही अपनी मजदूरी कर ले और उसके बदले 90 दिनों की तू मनरेगा के अंदर आता, तू काम करता तो 90 दिनों का तू और पैसा ले ले, ठीक है। ये सारे बेनिफिट दिए जाते हैं किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई देखिए हर एक गवर्नमेंट जब आती है तो अपने तरीके से ही काम करना शुरू कर देती है। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी उसका नाम क्या था, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। अब बात सुनना आप लोग बहुत ध्यान से, अगर ये इकोनॉमिक रिव्यू अगर बीजेपी गवर्नमेंट में प्रिपेयर हुआ होता तो ये लाइन आपको मिलती ही नहीं, द स्कीम ऑफ इंदिरा आवास योजना हैज़ बीन रिस्ट्रक्चर्ड इनटू प्रधानमंत्री आवास योजना। वो सीधा लिखते प्रधानमंत्री आवास योजना और उसी को आगे लिख के शुरू कर देते वो लोग। वो ये बताते ही नहीं कि ये पहले योजना इंदिरा आवास योजना थी। ये बताने का तात्पर्य ही यही है ताकि लोगों में एडवर्टाइज़ करना कि भाई ये देखिए जो योजना थी ये इंदिरा गांधी के नाम पे थी। इसका मतलब क्या है कि इसको लॉन्च किसने किया था, इसको लॉन्च एक्चुअली जो किया था वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था। इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया और बीजेपी गवर्नमेंट जो केंद्र की है उसने 20 नवंबर 2016 को इसको लॉन्च किया। तो ये देखिए ये पॉलिटिकल मसले हैं, हमें पॉलिटिकल मसलों में नहीं उलझना,
लेकिन हमें थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और ये सोचना है कि जैसी गवर्नमेंट है वो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगी। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है वो ये हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या था। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या था, या प्रधानमंत्री आवास योजना किस योजना को बदलकर लागू की गई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ताकि उसके अंदर प्रचार किसका होगा, इंदिरा आवास योजना का। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा जहाँ पे स्पेशल आप लोगों को स्पॉन्सर होता हुआ दिखता है, किसी गवर्नमेंट की कुछ बढ़ाई होती हुई दिखती है, उन चीज़ों पे स्पेशली ध्यान रखिए, उस चीज़ों पे स्पेशली फोकस कीजिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था, एक तो होती है MPLAD और एक होती है MLALAD, लोकल एरिया डेवलपमेंट। एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में होता है लोकल एरिया का डेवलपमेंट करवाना, और एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में, मतलब विधायक के हाथ में। तो पहले हम विधायक जो करवा सकते हैं अपने लोकल एरिया में डेवलपमेंट, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या मैं कहूँ जो विधायक होते हैं, वो अपने एरिया में कहीं पे भी डेवलपमेंट करा सकते हैं, ऐसा डेवलपमेंट जो लोगों के काम है, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, लोगों के काम आए, और उसके लिए उन्हें 2.25 करोड़ रुपए एक साल के लिए मिलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, 2.25 करोड़ रुपए उन्हें एक साल के लिए मिलते हैं, और वो कहीं पे भी डेवलपमेंट करा सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, या वो शहरी क्षेत्र हो, वो दोनों जगह करा सकेंगे, रूरल एरियाज एज वेल एज अर्बन एरियाज में दोनों जगह करवा सकते हैं। उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि 20% जो खर्चा होता है टोटल का, वो कैसी जगहों पे हो जहाँ पे SC या ST पॉपुलेशन ज़्यादा रहती हैं। ठीक है, तो ये स्कीम है MLALAD, मतलब लोगों के विकास के काम करने हैं। कितने रुपए से, 2.25 करोड़ रुपए एक साल के। तो 5 सालों तक आप हिसाब लगा सकते हैं, 5 और जो भी होता होगा, ठीक है, तकरीबन 6.25 करोड़ रुपए एक MLA को 5 साल में मिलते हैं, जिसमें उसे विकास करवाना है। ठीक है, अब आगे सुनिए ध्यान से, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया है। इसमें चेंज ये किया है कि जो 2.25 करोड़ रुपए मिलते हैं, उस 2.25 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए, 2.25 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए अब अगर MLA खर्च करता है, तो 1 करोड़ रुपए भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पे खर्च करना ही होगा। ध्यान से सुनिए, MLALAD स्कीम में 2.25 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। वो अभी भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन 2.25 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ रुपया तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पे खर्च करना ही होगा। पूरा 2.25 करोड़ भी खर्च कर सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन कम से कम 1 करोड़ तो खर्च करना ही होगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और आपको पता होगा हेल्थ की बात क्यों हो रही है, क्योंकि कोविड की बीमारी आई थी, जिसमें हम लोगों के पास बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर खर्चा करे MLA, तो ये चीज़ें सुधारी जा सकती हैं ताकि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए। ठीक है, और ये अभी के लिए ही बना है, 2020 और 2021 के लिए ही बात हो रही है, 2020-21 और 2021-22 के लिए बात हो रही है। बाकी आगे क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन 20-21 और 21-22 जो साल हैं, 2 साल हैं, उनमें तो इस तरीके से खर्चा करना होगा MLAs को। ठीक है, तो ये तो हुई बात MLALAD की। अब इसी की तर्ज पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलती है वो थी MPLAD। ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मतलब ये सांसद हैं और ये विधायक थे। ठीक है, तो सांसदों के पास क्या पावर है, कितना रुपया खर्च करने की पावर है, तो वो है भाई 5 करोड़ एक साल की। ध्यान से सुनिएगा, 5 करोड़ एक साल खर्च कर सकते हैं, और वो भी वही सारे काम करेंगे कि भाई जो पब्लिक से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के काम करेंगे। ठीक है, और ये निर्देश दे सकते हैं काम करने के लिए किसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। ठीक है, तो भैया आप ये काम करवा दीजिए, इतना रुपया मेरे जो MPLAD के अंदर है वहाँ से मैं इसको सेंक्शन करवा दूंगा, ये इस तरह की बात कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ थोड़ी सी जानकारी लिखी हुई है, राजस्थान में 2500 लोकसभा की सीटें हैं और 10 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा की सीटें तो होती हैं, वो तो लोग उनको सेलेक्ट करके भेजते हैं, यहाँ से चुन के भेजते हैं, तो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, पता रहता है कि भाई वो इस जगह से गए हैं चुन के। ठीक है, जबकि राज्यसभा जो होता है उनकी जो सीट्स होती है उनको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। इसका मतलब उनका कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनकी राजस्थान की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती कि भाई जयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से राज्यसभा में आया है कि जोधपुर से आया है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो राज्यसभा के खासतौर से मेंबर्स होते हैं, ये किसी भी एरिया में डेवलपमेंट के लिए कह सकते हैं,
और जो 25 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ये भी ये जनरली अपने एरिया को लेके ही कहते हैं, लेकिन इनके पास भी पावर होती है कि ऑल ओवर स्टेट में या ऑल ओवर कंट्री में भी ये कहीं पे भी कह सकते हैं, अगर मामला नेचुरल कैलेमिटी का हो, नेचुरल कैलेमिटी ऑफ रेयर सिवियरिटी, मान लो कहीं भूकंप आ जाए और कहीं पे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई, तो ये वहाँ पे अपना पैसा दे सकते हैं, ठीक है, अब स्टेट के बाहर, ठीक है। बाकी इनको सारा पैसा कहाँ खर्च करना है, स्टेट के अंदर ही खर्च करना है, ध्यान रखिएगा एमपीज़ को। कुछ स्पेशल केसेस में ये स्टेट के बाहर भी अपना जो 5 करोड़ रुपये सालाना होता है उससे बाहर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर खर्च करेंगे आउट ऑफ स्टेट वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसके लिए पूरी ये मैंने राम कथा है उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि भाई जो 5 करोड़ रुपए मिला करते थे ये कौन देता था, केंद्र सरकार दिया करती थी, क्योंकि देखिए MPLAD स्कीम है ये, ठीक है। तो यहाँ जो हाईलाइट किया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना 2020-21 और 2021-22 इन दोनों में ये वाली जो योजना थी MPLAD ये बेकार है, बंद है, क्योंकि सरकार को चाहिए पैसा ताकि वो पेंडेमिक पे खर्च कर सके, और पैसा कहाँ से आएगा, ऐसी स्कीम्स को रोक के ही आएगा, ऐसी स्कीम्स के अंदर जो पैसा जाया करता था उनको रोक कर ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना 2020-21 और 21-22 के लिए MPLAD स्कीम नहीं चल रही है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। मतलब यहाँ तो हमने ऐसा नहीं कहा कि भाई आपको 1 करोड़ रुपया हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना पड़ेगा, ये पूरी तरीके से योजना ही बंद कर दी, आप कहीं डेवलपमेंट मत कराओ क्योंकि हमें पैसे की ज़रूरत है, केंद्र सरकार ने कहा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला जो एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया वो मेव आया। देखिए मेव कम्युनिटी जो है वो अलवर और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है, ठीक है, अलवर और भरतपुर के 12 ब्लॉक्स में, ठीक है। ये मेव इलाका ही कहलाता है और यहाँ पे मेव कम्युनिटी रहती है, जनरली मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो योजना है ये राजस्थान गवर्नमेंट की है, राजस्थान गवर्नमेंट की है, ठीक है। और इसको मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। कब से चल रही है, 1986-87, 86-87 से चल रही है। काम देखिए वही है, फिर से जो भी रूरल डेवलपमेंट के होते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बना देंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बना देंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देंगे, वही सारी बातें हैं, आप रटे रटाई बातें सारी चीज़ें सब एक जगह लिख सकते हैं, बार बार इनको करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए जो नाम से जैसे पता लग रहा है मेवात एरिया डेवलपमेंट, तो ये कहाँ हो रहा है, अलवर भरतपुर के 12 ब्लॉक्स में, बस ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे भी देखिए जो विकास के काम होंगे वो उसी तरीके के होंगे जो हमने पहले देखे, ठीक है। अब बस नाम चेंज हो गया, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, मतलब ये किन इलाकों में होगा, जहाँ पे बॉर्डर लगती है राजस्थान की पाकिस्तान से, 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगती है। तो आपको ध्यान रखनी है भाई कौन कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, पता होगा, मैंने जब आप लोगों को पढ़ा रखी है, जो मैंने राजस्थान का परिचय पढ़ाया था पहले लेक्चर में, तो वहाँ मैंने बताया था भाई कौन कौन सी है। सबसे पहले गंगानगर आती है, उसके बाद बीकानेर आता है, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर आता है, अगर मैं नॉर्थ से साउथ की बात करूँ। इनकी 16 ब्लॉक्स में, ठीक है, इनके 16 ब्लॉक्स में ये योजना जारी है, ठीक है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन चलाता है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ये मैंने बता रखा, ऊपर ही बता दिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए आगे आई भाई एक और योजना, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। अब देखिए यहाँ पे भी आप पहली ये जो लाइन पढ़ेंगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, वही वाली बात इंदिरा आवास योजना की तरह। पहले इसका नाम कुछ और था, अब इसका नाम बदल के कुछ और कर दिया, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट है। पहले बीजेपी वालों ने कुछ और नाम रखा था, इन्होंने नाम रखा था गुरु गोलवलकर के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने बदल क्या कर दिया, उसके नाम के आगे महात्मा गांधी जी का नाम लिख दिया, ठीक है। काम वही है, जन भागीदारी का। अरे जन भागीदारी का मतलब क्या है, ज़रा वो समझो आप लोग। देखिए किसी रूरल एरिया के अंदर अगर डेवलपमेंट करना है तो भाई पैसे की ज़रूरत होती है, और मान लेते हैं कि कुछ योजना बनी कि भाई यहाँ पे हमें इतना विकास करना है, ठीक है, वो बन गई। अब उसके अंदर क्या होगा कि मैक्सिमम जो पैसा होगा वो तो राज्य सरकार देगी अपनी जेब से, ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट पैसा जो होगा वहाँ लोगों से चंदे के रूप में इकट्ठा किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया जन भागीदारी, ठीक है, लोगों की भागीदारी से विकास हो, ठीक है। तो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, तो क्वेश्चन ये आ जाएगा इसके अंदर, जानबूझ के पूछेंगे इस तरह का, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है, और ये योजना कब से शुरू हुई, तो फरवरी 2020। इसका मतलब इसके ऊपर कोई आरएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो भाई इसमें क्या काम हो रहा है, जो मैंने बताया आपको वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है।
बाकी आप देख लेना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो पब्लिक से कलेक्ट होता है, बाकी जो पैसा है वो कौन देती है, गवर्नमेंट देती है, राजस्थान गवर्नमेंट देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। डांग एरिया कौन सा है? डांग एरिया मैंने बता रखा है, जो चंबल नदी जहाँ से बहती है तो वहाँ पे वो क्या करती है, रेवाइंस बना देती है, रेवाइंस बीहड़ बना देती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हम लोग, तो उस एरिया को डांग कहा जाता है। और जनरली ये जो एरिया है ये डाकुओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह बहुत कम हो पाया है। ठीक है, तो यहाँ के डेवलपमेंट करने के लिए इस एरिया के डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम देते हैं डांग एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखिए ध्यान से 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाता है, जहाँ जहाँ के आसपास से चंबल नदी बहती है उसके आसपास की 8 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। कहाँ कहाँ से बहती है मैंने बता रखा है आपको, इसमें चित्तौड़गढ़ नहीं है, बाकी चंबल की बहने वाली सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। चित्तौड़ के बाद सबसे पहले वो जाती है कोटा में, कोटा के बाद ये रिवर जाती है बूंदी में, बूंदी के बाद फिर से थोड़ी सी कोटा में आती है और कोटा से निकल के जाती है सवाई माधोपुर में। ठीक है, चंबल नदी की बात कर रहा हूँ मैं, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद करौली में जाती है, करौली के बाद जाती है धौलपुर में। तो ये तो मेरे ख्याल से 5 डिस्ट्रिक्ट तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। धौलपुर से सटा हुआ ही कौन सा है, भरतपुर है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा आपको, धौलपुर से बिल्कुल लगा हुआ क्या है, भरतपुर है। और कोटा से लगे हुए दो कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स और हैं, बारां और झालावाड़। दरअसल बारां और झालावाड़ से जितनी भी नदियाँ आती हैं उन सब का पानी किस में गिरता है, चंबल में गिरता है, आपको इस तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है, बारह झालावाड़ भी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो कोटा जोन पूरा आ रहा है इसके अंदर, कोटा से ऊपर हम चलते हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, धौलपुर के पास क्या, भरतपुर, ये तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट में योजना जारी है, 8 डिस्ट्रिक्ट की 26 पंचायत समितियों में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को, इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है इसके अंदर, सब बेकार है। इसके अलावा एक और है मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मगरा एरिया कौन सा है, तो ध्यान रखना इसके अंदर हमारे टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, मगरा एरिया के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट आती हैं। और यहाँ बताया गया है सेंट्रल साउदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान सराउंडेड बाय अरावली हिल्स। ठीक है, जो सेंट्रल साउदर्न मतलब सेंटर का राजस्थान का जो हिस्सा है उसमें सेंटर में साउथ वाला हिस्सा, केवल सेंटर नहीं, सेंटर में भी थोड़ा सा साउथ। तो इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं, अजमेर आ जाती है, भीलवाड़ा है, पाली है, चित्तौड़गढ़ है और राजसमंद है। आप लोग मैप में देखिएगा यही डिस्ट्रिक्ट नज़र आने वाली हैं आपको, सेंटर में भी थोड़ा सा साउथ में आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच नहीं रहना, बीच से थोड़ा सा नीचे, तो 5 डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। 5 डिस्ट्रिक्ट के 14 ब्लॉक्स को कवर किया गया है मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में। और काम देखिए वही होगा कि भाई वहाँ के लोगों की थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशन सुधार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी वही बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए आप परेशान ना हो, बार बार आप चीज़ों को ना देखें। ठीक है, ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं, कब लॉन्च हुई थी, बहुत पुरानी बात है, तो आप इसे भूल जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं है। स्वविवेक जिला विकास कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पढ़ना आपको। हाँ, एक इन्होंने दिया है बायोफ्यूल अथॉरिटी, पता नहीं है बायोफ्यूल अथॉरिटी ग्रामीण विकास में क्यों दे दिया, लेकिन दे दिया तो हम पढ़ लेते हैं। हमें यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन जो आता है भैया वो ऐसा आता है इसके अंदर कि बायोफ्यूल हम किन किन पौधों से निकालते हैं। तो देखिए एक का नाम तो है रतनजोत, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो रतनजोत के बीज से निकल जाता है। और एक और पौधा है करंज, करंज नाम का पौधा है, करंज। ठीक है, करंज के बीज से भी क्या निकल जाता है, बायोफ्यूल निकल जाता है। वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, उससे ये लोग निकालते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रोसेस है हमें दिमाग नहीं लगाना, कोई नहीं पूछने वाला आप लोगों से। ठीक है, और करंज का ही जो देखिए दूसरा नाम है करंज का, इंग्लिश में वो जेट्रोफा है, जेट्रोफा इंग्लिश का नाम है करंज का। तो दो ही पौधे हैं जिनसे निकाल रहे हैं जनरली हम लोग राजस्थान के अंदर। ठीक है, और जो बायोडीजल देखिए निकलता कौन सा फ्यूल है, डीजल निकलता है, उसका नाम क्या दिया हमने, बायोडीजल बोल दिया। ठीक है, आराम से गाड़ियाँ इस पर चल जाती हैं और रेट इसकी तकरीबन डीजल के बराबर ही होती, कोई रेट में फ़र्क नहीं होता। ठीक है, और इसके लिए भाई देखो राजस्थान ने बायोडीजल रूल्स बनाए थे 2019 में, मतलब नई गवर्नमेंट ने बनाए थे, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो बायोडीजल रूल्स कब बने भाई राजस्थान में, 2019 में बने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है बात। ठीक है, और ये बायोडीजल रूल्स जो बने उसके अंतर्गत राजस्थान में भाई कितने मैन्युफैक्चरर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 6 मैन्युफैक्चरर्स या मैं कहूँ उत्पादनकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। और 10 रिटेल आउटलेट खुले हैं, 10 जो हैं वो हमारे यहाँ पे रिटेल आउटलेट मतलब जहाँ से बेचा जाता है बायोफ्यूल वो खुल चुके हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए
10 रिटेल आउटलेट खुल चुके हैं 2019 के अंतर्गत, जिनका 2019 के नियमों के अंतर्गत जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना किसी काम की नहीं है, आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, हाँ, हम लोगों को ये पढ़ना है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, थोड़ी सी इसके बारे में देख लेते हैं बातें, लेकिन ये भी कुछ ऐसा खास नहीं है इसके अंदर भी। ठीक है, आप लोग चाहो तो पढ़ लेना, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट मुझे तो नहीं लगा इसके अंदर ये कुछ हो सकता है। ठीक है, स्मार्ट विलेज योजना भी पुरानी गवर्नमेंट की लॉन्च की हुई थी, तो इस पर भी कुछ नहीं पूछने वाला। ठीक है, इसको ही भूल जाएं आप लोग। हाँ, एक ये आया महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, ये पूछ सकता है। इसका कारण फिर से वही हुआ जैसा मैंने बताया आपको कि भाई ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने योजना लॉन्च की थी। और इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़ की वजह से क्वेश्चन आएगा अगर आया तो इसमें से। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता है महात्मा गांधी जी की जो बर्थ डेट है वो 2 अक्टूबर है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना जो है ना, ये इन्होंने 2 अक्टूबर को लॉन्च नहीं की है, कब की है? 27 नवंबर 2019। इस वजह से क्वेश्चन आएगा। अब इन्होंने 27 नवंबर 2019 को क्यों लॉन्च की? तो उसका कारण यह है कि ये वर्ष 2019 जो है ना, वर्ष 2019, इस वर्ष 2019 में गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। मतलब 150वां बर्थडे था महात्मा गांधी जी का। ठीक है, 2019 के अंदर। लेकिन शायद योजना प्रिपेयर नहीं हो पाई होगी 2 अक्टूबर 2019 तक। इस वजह से इन्होंने 27 नवंबर 2019 को लॉन्च कर दी, ये बोल के कि भाई ये साल जो है वो 150वीं पुण्यतिथि है ग्रामीण जी महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन इसी तरह का बनेगा और कुछ नहीं बनने वाला। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना के ऊपर क्वेश्चन बनेगा तो केवल डेट का बनेगा और कुछ भी नहीं बनने वाला, और आप परेशान ना हो। ठीक है, वैसे इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, उसमें क्या है कि भाई हमें हर ज़िले से एक विलेज को चुनना है। हमें हर एक ज़िले से एक विलेज को, एक गांव को चुनना है, और गांधी जी ने जो जीने के तौर तरीके बताए थे उन मूल्यों के ऊपर उस विलेज का विकास करना है। बस इतनी सी बात है, इससे आगे पीछे कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। ठीक है, तो इसको पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ने, सब बेकार चीज़ें हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये जो आदर्श ग्राम योजना हमारी चल रही है महात्मा गांधी जी की, उसके अंदर ये जो गांव वाले हैं ये एक दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस मनाएंगे? ये मेरा गांव मेरा गौरव दिवस। मेरा गांव मेरा गौरव दिवस या डे, ये कौन सी तारीख को मनाएंगे? देखिए 27 नवंबर को नहीं है, ना ही ये 2 अक्टूबर को है। ये कौन से दिन है? 14 नवंबर को। मतलब ये किसकी बर्थडे हो गया? नेहरू जी की। ठीक है, तो ये अजीबोगरीब सी चीज़ें हैं, इस वजह से आप लोगों को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि भाई 14 नवंबर को तो देखिए मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनवा रहे हैं, लॉन्च की 27 नवंबर को। ठीक है, जबकि गांधी जी के नाम के ऊपर है, गांधी जी के नाम से संबंधित है भले, लेकिन उनकी बर्थ डेट के ऊपर इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये हर एक गांव के अंदर देखिए एक पुस्तकालय खोलने की बात की गई है, गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय एवं वाचनालय। ठीक है, एक लाइब्रेरी खोलने की बात की गई है हर एक गांव में, जहाँ पे गांधी जी से संबंधित चीज़ें कुछ रखी होंगी। ठीक है, उनसे जीवन से संबंधित और नॉर्मल सी चीज़ें होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये खोलने की बात की गई है। कहाँ पे खोले जा चुके हैं अभी तक इस तरह के पुस्तकालय? 22 डिस्ट्रिक्ट में तो खोले जा चुके हैं। ठीक है, 22 डिस्ट्रिक्ट के 22 गाँव में तो खोले जा चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक गाँव चुनना था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का भी, क्या पता कोई पूछ ले। अब इसके बाद आया श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, ये पुराना हो चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो अब हमारा वो तो ख़त्म हुआ, और रूरल डेवलपमेंट की बात तो खत्म हुई, ग्रामीण विकास की। अब हम बात करते हैं पंचायती राज की। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए पंचायती राज में राजस्थान पायनियर रहा है। पायनियर का मतलब कहूँ कि अग्रणी रहा है, लीडर रहा है। सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। और राजस्थान में कब इनाग्रेट हुआ था? देखिए अब यहाँ पे महात्मा गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1959, नागौर से लॉन्च हुई थी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहीं से लॉन्च की गई थी। ठीक है, और लॉन्च तो कर दी थी हमने 1959 में, लेकिन पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। आपको बता दूं मैं कि पहले गवर्नमेंट के केवल दो ही स्ट्रक्चर हुआ करते थे, दो ही लेवल हुआ करते थे। एक तो केंद्र सरकार होती थी, एक राज्य सरकार होती थी। ठीक है, तो केंद्र सरकार केंद्र को चलाया करती थी, राज्य सरकार पूरे राज्य को चलाती थी, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, सबको राज्य सरकार चलाया करती थी। ठीक है, लेकिन एक डिमांड थी, गांधी जी की भी एक ये सपना था
कि भाई गाँव को ऑटोनॉमी दी जाए, वो अपना विकास खुद कर सकें, उनको इस सोचने समझने की शक्ति दी जाए, आज़ादी प्रदान की जाए। मतलब कहने का था कि एक छोटे लेवल पे गवर्नमेंट जो हो वो गांव के अंदर भी होनी चाहिए, उनका ये ऐसा मानना था गांधी जी का। ठीक है, तो उनके सम्मान में 2 अक्टूबर को पहली बार हमने पंचायती राज व्यवस्था की लॉन्च किया राजस्थान से, और धीरे धीरे इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कहूँगा मैं एक दर्जा प्राप्त हमने दे दिया। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दे दिया। मतलब अब सरकार के 3 अलग अलग लेवल्स हो चुके हैं। लेवल्स होने का मतलब ये है कि एक तो केंद्र सरकार जो केंद्र में काम करती है, एक राज्य सरकार जो राज्य के लेवल पे काम करती है। ठीक है, लेकिन गांव के लेवल पे भी एक सरकार होनी चाहिए जिसको नाम दिया गया पंचायती राज, और इसको संवैधानिक दर्जा मिला 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है। पंचायती राज दिवस भी कहलाता है ये 24 अप्रैल। ठीक है, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना 24 अप्रैल को तेंदुलकर की बर्थडे भी है, सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, तो वो भी कई लोगों के दिमाग में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के संवैधानिक इतिहास में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, 243 ए से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ अभी बात नहीं करनी, उनकी पॉलिटिक्स देखेंगे तब हम बात करेंगे। और राजस्थान में क्या हुआ भाई, जैसे ही ये दिन आया 24 अप्रैल 1993 का जैसे दिन आया, तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई राजस्थान में, हम ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, उसके पहले से हमारे राजस्थान के अंदर पंचायती राज चल रहा था, और पंचायती राज एक्ट जो हम यूज़ कर रहे थे वो 1953 का यूज़ कर रहे थे उसके पहले। ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था चल रही थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1993 में एक्ट आता है, तो जो भी एक्ट आता है केंद्र सरकार का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर अंदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो 93 से 94 जैसे ही हुआ, तो 1 साल कंप्लीट होने के जस्ट एक दिन पहले राज्य सरकार ने उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, और खुद का राजस्थान का एक पंचायती राज एक्ट बना लिया, जिसका नाम रख दिया उन्होंने पंचायती राज एक्ट, राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994। ठीक है, और जब एक्ट बनता है, तो एक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्ट तब तक बेकार है जब तक उसके रूल्स फ्रेम नहीं होते। ठीक है, तो रूल्स फ्रेम होने की कोई ऐसी वो जल्दबाजी नहीं होती किसी भी गवर्नमेंट को, वो आराम आराम से ही करते हैं, साल 2 साल, कई बार 10-10 साल लग जाते हैं रूल्स फ्रेम करते करते। ठीक है, तो ये जो हमने राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 हमने जो बनाया, ठीक है, उसके नियम या मैं कहूँ रूल्स हमने बनाए 1996 में। ध्यान रखना आप, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कई बार। ठीक है, तो राजस्थान पंचायती राज एक्ट कब का है, 1994 का। ओरिजिनल कब का था, 1953 का, लेकिन उसे चेंज करके 1994 में नया कर दिया बिल्कुल, और 1996 में उसके ऊपर राजस्थान ने पंचायती राज रूल्स बनाए थे। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि जो पंचायती राज होता है उसके अंदर भी 3 लेवल होते हैं, अलग अलग 3 स्ट्रक्चर होते हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर भी। वो कौन कौन से 3 स्ट्रक्चर हैं, ज़रा सी उसकी बात कर लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक गांव है या कुछ गांव हैं, उनको मिला लिया। ठीक है, उसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग होंगे, ठीक है, उन सबको मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी हम लोगों ने। ठीक है, उसके अंदर से अगर हम किसी को चुनते हैं तो हम चुन लेंगे भाई, एक सरपंच को चुन लेंगे, और उनके साथ कम से कम 9 वार्ड मेंबर्स को और चुना जाता है, और इन सब से मिलके क्या बनती है, एक ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, जो सबसे छोटे लेवल पे गांव के अंदर जो चुनाव होते हैं वो किसके चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के। जहाँ पर एक तो सरपंच होता है, उससे नीचे का एक उप सरपंच भी हो जाता है, और कितने उसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं, 9 वार्ड मेंबर्स होते हैं। इसमें एक से अधिक गांव हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे मिलकर बनने वाली जो इलेक्टेड बॉडी होती है उन 9-10 लोगों की, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ग्राम पंचायत कहलाती है। ठीक है, इसमें चुनाव कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्यों होते हैं, कौन से प्रावधानों के अंतर्गत होते हैं, सब पॉलिटी में आप देख लेना। यहाँ इसके बारे में कोई दिमाग मत लगाओ आप, पॉलिटी वाला सेक्शन में पढ़ा दूंगा, वो भी राजस्थान की इकोनॉमी और ये ज्योग्राफी ख़त्म करके, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ आप देख लेना, आप परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है, तो ग्राम पंचायत क्या है, सबसे छोटा लेवल है पंचायती राज के अंदर, जिसके अंदर खासतौर से गांव के लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जिसका मुखिया कौन होता है, सरपंच होता है। ठीक है, और उसके साथ काम करने वाले कौन होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। कम से कम 9 वार्ड मेंबर्स होने चाहिए, तब जाके क्या बनता है, एक ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और वर्ड आता है इंटरेस्टिंग सा, ग्राम सभा। लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में फ़र्क क्या है। तो आप समझना ज़रा सी बात को, ग्राम पंचायत का मतलब तो वो 9-10 लोग हैं, इलेक्टेड लोग, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ के रहने वालों के। ठीक है, जो उन गाँव के अंदर, उस गाँव के अंदर या 1-2 गाँव के अंदर रहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्राम पंचायत। तो
ठीक है। लेकिन अगर उन सब लोगों को मिला लिया जाए, ठीक है, जो वहाँ रहने वाले हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, जिन सब का नाम उस ग्राम पंचायत के चुनाव की जो चुनाव हुए थे उसमें वोट डालने जो जो गया था, अगर उन सब लोगों के नाम मिला लिए जाएं, ठीक है, जिनका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होता है, ठीक है, निर्वाचन जो पर्चियाँ होती हैं उनके अंदर नाम होते हैं, अगर उन सबको मिला लिया जाए तो वो क्या कहलाती है? ग्राम सभा। ध्यान से सुनना मेरी बात। ग्राम सभा में बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ रहने वाले हैं, जिन सब के नाम इलेक्शन की पर्चियों पे लिखे हुए होते हैं, जो जो वोट डाल सकते हैं, उन उन सब से मिलके क्या बनती है? ग्राम सभा। लेकिन ग्राम पंचायत केवल उन लोगों से मिलके बनी जिनको चुना गया है। इस ग्राम सभा ने जिसे चुना है वो कहलाती है ग्राम पंचायत। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने पहले पढ़ रखा है कि भाई इनकी मीटिंग्स कब कब होती हैं साल में, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आप दिमाग ना लगाएं उसके बारे में, ठीक है। अब इससे ऊपर का जो लेवल होता है वो होती है पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति आप बाद में समझना, पहले आप समझ लो जिला परिषद। जिला परिषद क्या है कि भाई एक पूरे ज़िले में जितनी भी ग्राम पंचायत होती हैं उन सबको कंट्रोल करने वाली बॉडी कौन सी होती है? जिला परिषद होती है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ लो, मतलब एक ज़िले में एक जिला परिषद होती है, ठीक है। अब जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में लिंक का काम कौन करता है? पंचायत समिति। या मैं ये कहूँ कि एक पंचायत समिति के नीचे कई ग्राम पंचायतें आती हैं, ठीक है, और 3-4 पंचायत समितियां मिल के किसको रिपोर्ट करती हैं? जिला परिषद। इसका मतलब ये हुआ सबसे ऊपर एक ज़िले में कौन हुआ? जिला परिषद। उससे नीचे 4-5 पंचायत समितियां होती हैं और हर पंचायत समिति के नीचे काफ़ी सारी ग्राम पंचायत होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसी भी पंचायती राज सिस्टम का राजस्थान के अंदर, ठीक है, किसी भी ज़िले के अंदर इसी तरीके से काम करता है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये बेसिक फंक्शंस वगैरह आप लोग अभी ध्यान ना रखें, ये पॉलिटी के अंदर आप कवर कर लेना, ठीक है। ये इतना कुछ नहीं पूछने वाला, यहाँ से आपसे कुछ नहीं पूछेगा। इसके आगे हम बात करते हैं। तो भाई ये दे रखा है यहाँ पे डेटा कि राजस्थान में कितने ज़िला परिषद हैं? 33 हैं। ध्यान रखना, लेटेस्ट चाहिए। 352 पंचायत समितियाँ हैं, ठीक है। पंचायत समितियाँ कितनी हैं? 352 हैं। और 11,341 क्या हैं? ग्राम पंचायतें हैं। ये क्वेश्चंस पूछ लेता है, ध्यान रखने वाली बात है, इनकी संख्या याद रखनी है। और आप लोगों को इनके जो आंकड़े हैं इनको देख के पता लग रहा होगा कौन सी चीज़ सबसे कम है, तो सबसे बड़ी होगी जिला परिषद, सबसे बड़ी होती है। उसके नीचे काफ़ी सारी पंचायत समितियां काम करती हैं और पंचायत समितियों के नीचे ग्राम पंचायत काम करती है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए ज़रा सी बात को, जो पंचायती राज हमारे यहाँ पे संस्थाएं हैं उनके बीच में पैसे का बंटवारा कैसा हो, मतलब उनको पैसा कैसे मिले, ठीक है। क्या सरकार अपनी मर्ज़ी से पैसे दे दे, या किसी फाइनेंस कमीशन की कहूँगा मैं रिकमेंडेशंस के ऊपर, जो सिफारिशें करता है उसके बेसिस पे पैसा मिले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे सेंटर में भी फाइनेंस कमीशन होता है एक, और एक राज्य सरकार का भी फाइनेंस कमीशन होता है। इसका मुख्य काम यही होता है कि भाई किस प्रकार से किस विभाग को पैसा मिलना चाहिए ताकि वो खर्चा कर सके, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। ये मैं केंद्रीय वित्त आयोग की बात कर रहा हूँ। 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये केंद्र का है, ठीक है। ये काम करेगा 2020-21 से 2024-25, 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देते हैं ये, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इनके पास भी रिकमेंडेशन किसने भेजी थी? हमारे यहाँ के फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है। इनको रिकमेंडेशन किसने भेजी? ये 15वें वित्त आयोग को रिकमेंडेशन किसने भेजी थी, या मैं कहूँ सिफारिश किसने भेजी थी? राज्य सरकार ने जो वित्त आयोग बनाया था उसने। और हमारे यहाँ के वित्त आयोग ने जो इनको सिफारिश भेजी थी वो ये भेजी थी कि भाई आप जितना रुपया भी दो पंचायती राज को, जितना रुपया भी आप पंचायती राज को सेंक्शन करना चाहते हो आप कीजिए, लेकिन ध्यान रखना 75% पैसा जो उसमें से आएगा वो सीधा किसके पास जाएगा? ग्राम पंचायत के पास। 20% पैसा जो है वो विकास के लिए किसके पास जाएगा? पंचायत समिति के पास। और केवल 5% पैसा किसके पास जाएगा? ज़िला परिषद के पास, ठीक है। भले ही ज़िला परिषद सबसे बड़ी बॉडी है, लेकिन वो 5% ही रखेगी, 20% कौन रखेगा? पंचायत समिति। और 75% पैसा किसके पास जाना चाहिए? ग्राम पंचायत के पास, क्योंकि देखिए वास्तविक लोग तो कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत में ही रहते हैं ना, ठीक है। पंचायत समितियों में तो लोग रहते नहीं है, ज़िला परिषद में तो लोग रहते नहीं है, ग्राम पंचायत में ही लोग रहते हैं। तो उन्हीं का विकास करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किसके हाथ में हो खर्च करने के लिए? ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए, ठीक है। ये इन्होंने सिफारिश की थी, किसने करके भेजी थी ये वाली सिफारिश? हमारे स्टेट के फाइनेंस कमीशन ने किसको करके भेजी थी? 15वें वित्त आयोग जो केंद्र का था, ठीक है, या है अभी, उसकी मतलब रिकमेंडेशन चल रही है, ठीक है।
तो ये तो कहानी है उसकी, लेकिन इसमें और कुछ काम का नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे यहाँ के वित्त आयोग, पांचवें वित्त आयोग की। पांचवें वित्त आयोग का जो कार्यकाल रहा वो 2015 से 20 का रहा। अब 2021 से 2025 तक कौन सा काम करने वाला है? छठा वित्त आयोग काम करेगा राज्य का, वो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसने जो बात कही वो क्या कही, वो बात ज़रा ध्यान से सुनना। हमारे पांचवें वित्त आयोग ने, वैसे तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बता दी थी 5, 20, 75, लेकिन इसमें एक बात और ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। दरअसल इसने पूरी बात क्या कही थी, उस पूरी बात को आप सुनिए ज़रा ध्यान से। जितनी भी किसी राज्य के अंदर टैक्स रेवेन्यू जनरेट होती है, किसी राज्य के अंदर टैक्स रेवेन्यू जनरेट होती है, वो उस राज्य का खुद का हिस्सा होता है। ठीक है, तो हमारे स्टेट फाइनेंस कमीशन ने, या मैं कहूँ हमारे राज्य के वित्त आयोग ने क्या सलाह दी, उससे सलाह दी कि भाई हमारे राजस्थान गवर्नमेंट के पास जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है, खुद का टैक्स कलेक्शन जितना भी होता है, उसको उसको रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के बीच में जितनी उनकी पॉपुलेशन है उसके अनुपात में बांट दिया जाए। मतलब जितना भी स्टेट का खुद का टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होता है, ठीक है, हिंदी के अंदर मैं बात करूँ तो जितना भी वही हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं कोई स्टेट, तो वहाँ के जो पॉपुलेशन है, वहाँ की ग्रामीण और शहरी जो पॉपुलेशन है उसके अनुपात से बांट दो। तो राजस्थान में भाई पॉपुलेशन का जो अनुपात है वो मैंने आपको पहले ही टेबल बनाई थी एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर, बता रखा है कि 75.10 और 24.90 है जो हमारे यहाँ पे प्रोपोर्शन है ग्रामीण और शहरी पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे बात कह रहे हैं हम कि जितना स्टेट को टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होता है तो वो इसी रेशियो में बंटना चाहिए। किस किस के बीच में? शहरी जनसंख्या के बीच में, या शहरी निकायों के बीच में, और ग्रामीण निकायों के बीच में 75.10 और 24.90 के हिसाब से। अब आगे बात सुनिए, ये देखिए 75.10 किसको मिला है? ये स्टेट के टैक्स रेवेन्यू में से ये मिला है रूरल एरियाज़ को। किसको मिला है? ग्रामीण क्षेत्र को मिला है 75.10। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कौन करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स काम करती है, पंचायती राज विभाग काम करता है। तो पंचायती राज को पहले ही मैं बता चुका हूँ कि पैसा किस हिसाब से मिलने वाला है, 5, 20, 75 के हिसाब से। मतलब 5% पैसा जो ये टोटल 75.10 मिला है ना, जो इसके अंदर से 5% किसे मिलने वाला है? जिला परिषद को, पंचायत समिति को 20%, और 75 किसको मिलने वाला है? उसमें से 75% पैसा सीधा ग्राम पंचायत को मिलेगा। ठीक है, बाकी की भी आगे कुछ बातें लिखी हुई हैं लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप भूल रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं भाई हम स्वच्छ भारत मिशन की, और रूरल एरिया की बात हो रही है तो भाई वहीं की बात करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई थी ऑल ओवर इंडिया में ये, और हम लोग ODF हो गए थे, ओपन डिफिकेशन फ्री। मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी अब खुले में शौच नहीं करता है। ये कब हो गई थी हमारे यहाँ पे घोषणा? ये हो गई थी मार्च 2018 में। ठीक है, तो कहने को तो देखो हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई खुले में शौच नहीं करता, लेकिन वास्तविकता आप सब लोगों को पता है। ठीक है, ये कहने की बात है केवल ODF। ठीक है, जब ये योजना लॉन्च हुई थी, जिस दिन ये घोषणा की थी राज्य सरकार ने कि भाई हम लोग भी अब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF हो चुके हैं, तो उस समय देखिए मार्च की बात है, मार्च अप्रैल के आसपास की बात है। ठीक है, तो उस वक्त मैं नया नया तैयारी करने गया था जयपुर में, और मेरे को कुछ नहीं पता था राजस्थान की तैयारी के बारे में। तो हम लोग जब कोचिंग वगैरह से आते थे तो चाय की थड़ी पे बैठ जाया करते थे। तो जो एक दिन मैंने देखा कि भाई वो चाय वाला जो था वो खुद रेलवे की पटरियों के ऊपर जा रहा था, जबकि ये घोषणा मार्च के अंदर हो चुकी थी, मैं अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ये काय को ODF है? ठीक है, आप समझ रहे हैं, कहने की बातें हैं केवल इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने बड़ी बड़ी घोषणा कर रखी कि भाई हमारे यहाँ पे हर एक गांव के अंदर बिजली पहुँच चुकी है, पूरे भारत के अंदर अब ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ बिजली नहीं पहुँची। ये सब कहने की बातें आपको पता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, इसको यार दिल पे मत लेना कि भाई हम ODF हो चुके हैं, सरकारी दस्तावेज़ों में हो चुके हैं हम लोग ODF। ठीक है, ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब हमारे यहाँ कोई खुले में शौच नहीं करता, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेकंड फेज़ ऑफ स्वच्छ भारत मिशन जो लॉन्च हुआ था वो 2020-21 के अंदर हुआ है। द्वितीय चरण जो लॉन्च हुआ है अपने स्वच्छ भारत अभियान का, वो कब हुआ है? 2020-21। ये दरवाज़ा बंद करके इसका स्लोगन था कुछ। ठीक है, वो आप देख लेना, और ये 5 सालों तक चलेगा। ठीक है, 5 सालों तक चलेगा, 2020-21 से लॉन्च हुआ है तो। ठीक है, और इसमें क्या काम की चीज़ें हैं जो हम अब इसमें
इम्प्लीमेंट करने वाले हैं स्वच्छ भारत मिशन में? भाई देखिए, एक तो हम प्रयास करेंगे कि हर एक घर के अंदर खुद का शौचालय हो। ग्रामीण घरों की बात हो रही है, ठीक है। हर एक घर में स्वयं का शौचालय हो, एक तो इस बात का प्रयास करेंगे। दूसरा हम प्रयास करेंगे कि भाई वहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, तो उसी तरीके से कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा प्रत्येक गांव में, इस तरह का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर सॉरी, कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स। जो आप लोगों ने अगर सुलभ शौचालय देखें, उस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को तरीके से किया जाएगा। इसका मतलब ये ठोस और तरल कचरे का प्रबंध किया जाएगा। देखिए, कचरा दोनों ही प्रकार का निकलता है किसी भी घर से, सॉलिड वेस्ट भी निकलता है, लिक्विड वेस्ट भी निकलता है। लिक्विड वेस्ट जनरली हम नालियों के अंदर बहा देते हैं, सॉलिड वेस्ट को जनरली हम लोग जो कचरे की गाड़ियाँ आती हैं उनके अंदर डालते हैं, ठीक है। तो कोशिश की जाएगी कि दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, क्योंकि अगर मिलते हैं तो गंदगी फैलती है और सड़ता है कचरा बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, जिससे बीमारियाँ वगैरह होती हैं। तो इसका स्पेशली ध्यान रखा जाए, और गांव जैसी जगहों में तो देखिए ये मैनेजमेंट हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो ध्यान रखा जाएगा इस मिशन के अंतर्गत कि सॉलिड वेस्ट अलग जाए, लिक्विड वेस्ट अलग जाए, और उनके मिलने की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जनरेट ना हो, ज़्यादा बीमारियाँ वगैरह ना फैलें, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब देखिए, एक स्पेशल अचीवमेंट की बात है, क्योंकि देखिए अचीवमेंट किया है तो पूछ सकता है, ठीक है। बाकी तो कोई चीज़ें नहीं पूछता जनरली, लेकिन ये पूछ सकता है। अब वो क्या पूछ सकता है, देखना ज़रा ध्यान से। हाँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं मैं कि कहने को स्वच्छ भारत मिशन है, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन को ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट किस मिनिस्ट्री ने कर रखा है? आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, तो केंद्र सरकार की किस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट कर रखा है? तो ज़रा ध्यान से देखिए। जल शक्ति, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, या मैं कहूँ जल शक्ति मंत्रालय ने इसका क्रियान्वयन कर रखा है। किसका? स्वच्छता मिशन का, ठीक है। कहने को तो स्वच्छता लगता है वो, हमें लगता है कि भाई किसी दूसरे मिनिस्ट्री ने किया होगा, लेकिन जल शक्ति जो मंत्रालय है उसने इस मिशन का सॉरी इस जो हमारे स्वच्छ भारत अभियान है उसको लॉन्च कर रखा है, और उसको क्रियान्वयन यही करवाता है। ये आपको ध्यान रखनी है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इनफैक्ट यूपीएससी में भी पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार बन जाता है जानबूझ के, क्योंकि बच्चे दिमाग नहीं लगाते इसके अंदर, तो आप तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है, और आप लोगों को पता है कि हमें क्या बनाने हैं यहाँ पे इस योजना के अंतर्गत? कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करना है, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि ये हमने जो द्वितीय चरण है उसके अंदर हम कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, CSC बना रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम स्वच्छता केंद्र हम बना रहे हैं इसके अंतर्गत। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार क्या हुआ, राजस्थान के अंदर जो टारगेट सेट किया गया था, ठीक है, उस 70% प्रोग्रेस हमने अचीव कर चुके थे। इस वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति थी उसने हमें ये CSC के निर्माण करने के लिए हमारी थर्ड पोजीशन आने की वजह से हमें सम्मानित किया, ठीक है। CHSC निर्माण में हमारी पोजीशन कौन सी है? थर्ड पोजीशन है। उसकी वजह से हमें सम्मानित किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किया, ठीक है। किसके अंतर्गत किया? स्वच्छता मिशन के अंतर्गत किया, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात? चलिए आगे करते हैं बात। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया था, पंचायती राज दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल के दिन ही जो विभिन्न पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स होती हैं, है ना, संस्थाएं होती हैं, उन्होंने अगर कोई उत्कृष्ट उत्कृष्ट कार्य किया होता है, कोई कमेंडेबल अगर उन्होंने काम किया होता है, तो उनको पंचायत अवार्ड भी मिलते हैं, ठीक है। तो कौन से दिन दिए जाते हैं? 24 अप्रैल को ही दिए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है इन अवार्ड्स के, अलग अलग काम के हिसाब से, तो आप लोगों को नाम तो याद नहीं रखने, ठीक है, किसी काम के नहीं है। और किस किस को मिले हैं तो ये भी आपको याद नहीं रखने, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ सब जगह देखिए नाम ही नाम लिखे हुए इनके अलग अलग से, तो इतना कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, ये बेकार है बिल्कुल, ठीक है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान देख लेते हैं, इसमें थोड़ी सी कुछ बात है। देखिए, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ठीक है, जो केंद्र सरकार की है, ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसने कैंपेन चलाया। इंपॉर्टेंट क्यों, भी आपको पता लग जाएगा।
इसने एक कैंपेन चलाया। इसने कैंपेन क्या चलाया? सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो योजना बन रही है वो सब लोग मिल के बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया था सब लोग जो होते हैं वो कहाँ मिल सकते हैं केवल हमें? वो केवल मिल सकते हैं ग्राम पंचायत के स्तर के ऊपर, ठीक है, जिसमें ग्राम सभा होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, वहीं पे हमें सब लोग मिल सकते हैं। तो ग्राम पंचायत के लेवल पे डेवलपमेंट प्लान्स बनाने का जो मिशन है, ग्राम पंचायत के लेवल पे प्लान्स बनाने का जो मिशन है, उस मिशन का नाम है, उस कैंपेन का नाम है सबकी योजना सबका विकास। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसने लॉन्च किया कैंपेन? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ये कैंपेन लॉन्च किया है। कौन सा? सबकी योजना सबका विकास। और ये जो प्लान करना है हमें, किसके विकास के लिए प्लान करना है हमें? ग्राम पंचायत के, ना कि ज़िला परिषद, ना कि पंचायत समिति। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीडीपी भी कहा है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए भाई, ये कैंपेन लॉन्च किया गया था रिसेंटली 2 अक्टूबर 2020 को। ठीक है, तो इस वजह से एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग की बात। ठीक है, बाकी अगर पुराना होता तो शायद हम इसे स्किप कर देते। चलिए आगे देखते हैं। ये चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है। हाँ, देखिए ज़रा सा, इन्होंने एक अंबेडकर भवन बनाने की भी घोषणा की है राज्य सरकार ने। राज्य सरकार ने कहा है कि हम सभी पंचायत समिति हेड क्वार्टर, ध्यान रखना ज़िला परिषद नहीं, हम ग्राम पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसी कर रहे हैं पंचायत समिति हेड क्वार्टर जहाँ जहाँ पे हैं। ठीक है, पंचायत समिति हेड क्वार्टर जहाँ पे हैं वहाँ पर हम क्या बनाएंगे? अंबेडकर भवन, ताकि अंबेडकर भवन के अंदर पंचायत समिति को शिफ्ट किया जा सके। ठीक है, इसलिए हम अंबेडकर भवन का निर्माण करेंगे। लेकिन अगर किसी ज़िले के अंदर नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, तो वहाँ नहीं बनाने वाले, क्योंकि वहाँ पर इनकी बिल्डिंग के अंदर ही पंचायत समिति का ऑफिस आराम से चल सकता है। जहाँ पर ये नहीं है वहाँ पर हम क्या बनाएंगे? अंबेडकर भवन बनाएंगे। तो इन्होंने ऐसी 146 पंचायत समितियों को चिन्हित किया है। ठीक है, या मैं कहूँ इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, और इन 146 पंचायत समितियों के लिए, इनके हेडक्वार्टर्स के लिए अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रख लेना, कितने अंबेडकर भवन बनेंगे? 146। किन के लिए बनेंगे? पंचायत समितियों के लिए बनेंगे। बस ये ध्यान रख लेना, और कुछ इसमें काम का नहीं है। ठीक है, और ये देखिए एक और बात है कि जब कोविड-19 आया तो उसमें देखिए हर एक के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई। ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, या ज़िला पंचायत हो, ज़िला परिषद हो, सबके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई। तो उनको चाहिए थोड़ा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दिया हमारी राज्य सरकार ने। वो क्या पैसा दिया? 5 लाख रुपए तो भाई ज़िला परिषद को दिए एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए, 1.5 लाख रुपए पंचायत समिति को दिए, और 50,000 रुपये किसको दिए? ग्राम पंचायत को दिए, ताकि आप एक्स्ट्रा खर्चा कर सको। ठीक है, इसमें एक और बात है भाई कि हमने जो छिड़काव किया था कोरोना के समय, वो किस केमिकल का किया था? क्या पता पूछ ले भाई आप लोगों से, साइंस एंड टेक भी है आप लोगों के। तो वो जो केमिकल का छिड़काव हुआ था वो हुआ था सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ये देखिए जानकारी है साइंस एंड टेक की, लेकिन यहाँ निकल गई, क्या पता पूछ ले आपसे। ठीक है, हाँ। अब देखिए एक और योजना थी, ये योजना जो थी ये केंद्र सरकार की थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मतलब हम जो लोग, अब जिन लोगों का रोजगार छिन गया था कोरोना के समय, उनका उनको जो हमारी केंद्र सरकार थी उनके कल्याण के लिए योजना लेके आई थी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ये कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया गया था? राजस्थान में ये 22 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसके इम्प्लीमेंट होने की वजह से 48,82,629 मैन डेज जनरेट हुए थे। ठीक है, ठीक है, मानव दिवस जनरेट हुए थे, मतलब इतने दिन काम किया लोगों ने, इतना सारा काम किया। ठीक है, तो ध्यान रख लेना ये फिगर 48 लाख, ठीक है, मैन आवर्स जनरेट हुए थे। वहाँ पर 3,000 से ज़्यादा थे। मनरेगा के अंदर जो मानव दिवस काम किया था लोगों ने, वो 3,000 लाख से ज़्यादा थे। यहाँ 48 लाख हैं केवल। ठीक है, ये केवल 48 लाख हैं, वहाँ 3,000 लाख थे, वो बहुत ज़्यादा थे, इससे भी ज़्यादा थे वो। ठीक है, तो ध्यान रखना आप ये। एक और योजना है जो भाई इस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, नई है, इस वजह से इसको मैंने हाईलाइट किया है, राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जी के नाम पे है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको किसने लॉन्च किया होगा? कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई अगले साल तो राजीव गांधी जी का नाम इस पर से हट जाएगा।
ठीक है, तो अब जब तक राजीव गांधी जी का नाम है इसका मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है थोड़ी सी कि भाई ये 20 अगस्त 2019 को लॉन्च हुई थी, केवल इस वजह से नई सरकार ने लॉन्च की थी, इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। अब जल संचय योजना नाम से पता लग रहा है कि भाई जो पानी के संबंध में बात होगी इसके अंदर। तो पानी के संबंध में क्या हो रही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश का पानी जो गिरता है उसका हमें संचय करना है, बचाना है उसे। वाटर कंजर्वेशन, पानी बचाना है। जुडिशियस यूज़ का मतलब होता है कि दिमाग लगा के यूज़ करना है, ये नहीं कि वेस्ट कर रहे हैं पानी को। ठीक है। रिजॉल्व द इशू ऑफ पॉसिटी ऑफ वाटर, मतलब हमें जहाँ पे पानी की कमी है उस इशू को हमें समाधान करना है। इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर, इसका मतलब होगा जो पानी नीचे ज़मीन में है वो जो गिरता जा रहा है, नीचे भूजल स्तर गिरता जा रहा है, उसके स्तर को हमें बढ़ाना है ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स भी उसको यूज़ कर सके। हम ही कहीं वो सारा का सारा पानी ना पी जाएं, ज़मीन में कुछ बचे ही ना, हमारे बच्चे भूखे प्यासे मरें। ठीक है, हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। किसके अंदर, RGJSY का, राजीव गांधी जल संचय योजना कब लॉन्च हुई थी, 20 अगस्त 2019 को। बस ये बात ध्यान रख लेना। बाकी आप समझदार हो, पानी से संबंधित जो भी बातें होंगी वो यही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात आप कहीं पे भी चिपका सकते हो किसी भी योजना के अंदर जो पानी से संबंधित हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए कहाँ अप्लाई की जा रही है। सारी सभी की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में अप्लाई की जा रही है, इसलिए ज़्यादा इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे राजस्थान में अप्लाई की जा रही है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कुछ काम का, और कुछ नहीं है इधर की तरफ काम का। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, आधारभूत संरचना की बात करते हैं हम लोग, ग्रामीण। तो देखिए यहाँ पे रूरल रोड्स की बात हो रही है। ठीक है, जो गांव के क्षेत्रों में जो रोड बनते हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कुछ काम का नहीं है ख़ास तौर से, बस ये एक बात ध्यान रख लेना कि जो टोटल गांव के अंदर हम रोड बना चुके हैं 31 मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक जो टोटल गांवों के अंदर रोड बन चुका है, चाहे वो पक्का हो चाहे वो कच्चा हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो, तो वो जो हम बना चुके हैं किलोमीटर के अंदर वो है 1,80,217 किलोमीटर। इतना तो हम गांव के अंदर रोड बना चुके हैं। ठीक है, ये सरकारी डेटा है, वैसे आपको पता है बारिश आती है रोड बह जाता है, ख़त्म हो जाता है, रोड गायब। ठीक है, 31 मार्च के बाद अगले ही तारीख से मान लो अगर बारिश आ जाएगी तो रोड गायब, लेकिन वो रिकॉर्ड में तो आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस, देखिए अब ये वही बात बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़े हैं ये, और आपको ही पता है सरकारी आंकड़े कितने सच कितने झूठ होते हैं। ये केवल हो गया काम उसको लिख लेते हैं, उसका मेंटेनेंस करना तो सब भूल ही जाते हैं लोग। ठीक है, तो रोड कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस इनके अनुसार राजस्थान के 86.98, ध्यान से सुनना मेरी बात, 86.98% विलेज जो हैं वो रोड के द्वारा मेन रोड से कनेक्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि 86% तकरीबन 87% हो गया है। ठीक है, 86.98 है तो तकरीबन 87% हो गया है। ये सरकारी आंकड़ा कहता है कि 87% विलेजेस हम कनेक्ट कर चुके हैं पक्की सड़कों से। लेकिन आपको पता है कि ये सब डेटा जो होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो क्या करना, मजबूरी है, सरकारी नौकरी लगनी है तो ये डेटा याद रखने पड़ेंगे। बुराई नहीं कर सकते ज़्यादा सरकार की। ठीक है, इतना ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, हमें केवल डेटा को देखना है और कुछ काम नहीं करना। अब ये देखिए एक और गजब का डेटा है, आपको ये पता है कि ये कितना ज़बरदस्त डेटा होगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो रही है, ग्रामीण विद्युतीकरण की बात हो रही है। इनके हिसाब से हम 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं। केंद्र सरकार तो डिक्लेयर कर चुकी कि हम कर चुके। ठीक है, लेकिन अब ये भी करेंगे हमें भी करना है। ठीक है, तो इन्होंने देखिए कितने विलेजेस में बिजली पहुंचाई है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, 43,199 गाँव तक तो हम बिजली पहुंचा चुके हैं। ठीक है, इनके अनुसार 43,199 गाँवों में बिजली पहुंचा चुके हैं। अब बिजली पहुंचाने का मतलब आप लोगों को मैं समझा दूँ तो थोड़ा सा इतना है कि बिजली के खंभे लगा देना किसी गांव तक और बिजली की लाइन उनके अंदर डाल देना, पहली बात। और दूसरी बात, उस गांव के अंदर अगर मान लीजिए 10% घरों ने भी बिजली के कनेक्शन ले लिए, मैं क्या कह रहा हूँ बात सुनना ध्यान से, 10% बिजली का कनेक्शन ले लिए तो कह दिया जाता है कि ये गांव विद्युतीकृत हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। अब इसमें जो सबसे बड़ी पेंच है, वो ये पेंच ये है कि वो ये बात नहीं कहते कि बिजली आएगी कि नहीं आएगी इन तारों के अंदर। उनके अनुसार केवल हमने बिजली के तार लगा दिए, उन बिजली के तारों से हमने 10% घरों को जोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरीके से बिजली पहुंचा चुके हैं इस गांव के अंदर। ये सरकारी डेटा है, सरकारी आंकड़ा है, इसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है, लेकिन ये क्या करें, इसी तरीके से हमारा देश चल रहा है। ठीक है, तो इनके अनुसार हम 43,199 गाँवों के अंदर बिजली पहुँचा चुके हैं।
सत्य लेकिन देखिए कुछ भी अलग ही होगा। आप समझ सकते हैं कि पूरे 100% घरों के अंदर बिजली नहीं पहुंचाते। पहली बात तो सरकार नहीं पहुंचाती, और दूसरी बात तो जो बिजली के तार डालें उसमें कितने घंटे बिजली आती है, इस बात की भी बात नहीं करती सरकार। ठीक है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन क्या करें, यही सत्य है भाई। ठीक है, और इनके अनुसार हम कितने घरों के अंदर बिजली पहुंचा चुके हैं। ग्रामीण घरों के अंदर तकरीबन 93 लाख घरों के अंदर हम बिजली पहुंचा चुके हैं, ये भी बात कह रहे हैं। ठीक है, तकरीबन 1 करोड़ घर हो गए हैं। 93 लाख को थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, 7 लाख और, तो 1 करोड़ घरों तक हम बिजली पहुंचा चुके हैं, ग्रामीण घरों तक। ठीक है, अब आगे एक छोटी सी बात और आती है, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी है रूडा। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। काम क्या करती है ज़रा सा वो समझ लो। वैसे तो इंडस्ट्री वाला सेक्शन आएगा, उसमें मैं पढ़ाऊँगा आपको ज्योग्राफी के अंदर, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लो थोड़ा सा काम क्या करती है ये। इसका काम है ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि नॉन फार्म हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं ग्रामीण इलाकों के अंदर जो मुख्य काम होता है वो खेती बाड़ी का होता है, फार्मिंग से संबंधित होता है। ठीक है, लेकिन ये इस एजेंसी का काम कुछ ऐसा है कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए प्रोत्साहित करती है जो फार्मिंग से जुड़ी हुई ना हो। जैसे ध्यान से देखना आप, लेदर से संबंधित काम करवा लेते हैं, वूल एंड टेक्सटाइल से संबंधित काम करवाने को प्रोत्साहित करती हैं, और माइनर मिनरल, ठीक है, ज़मीन से आप कुछ खोद के ले आओ, थोड़ा बहुत कीमती सा पत्थर वगैरह उसको खोद के ले आओ, उसको रिफ़ाइन कर दिया, ऐसे कामों के लिए प्रोत्साहित करता है कौन? रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। अब प्रोत्साहित किस प्रकार से करता है ज़रा सा उसको समझ लीजिए। ठीक है, ये लोन दिलवा देता है ऐसे काम करने के लिए। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए इसके सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके लोग स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं खुद का, यहाँ पे लिखा हुआ है स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। उनको टेक्निकल नॉलेज उनको दिलवाता है। ठीक है, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मशीनरी वगैरह से अवगत कराता है, उनको ट्रेनिंग का वो करता है, प्रबंधन करता है, डिज़ाइन किस प्रकार से करें किसी प्रोडक्ट को उसका काम करवाता है। क्रेडिट मतलब होता है लोन, लोन दिलवाता है। इसके अलावा मार्केट में कहाँ बेचें आप लोग, उसकी भी सहायता करता है उसमें भी। ठीक है, किस प्रकार से करता है? फेयर्स को ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, ट्रेनिंग कैंप्स लगवाता है ये। तो कुल मिला के बात ये है कि फार्मिंग के अलावा ऐसी एक्टिविटीज़ को डेवलप करता है जिनका संबंध फार्मिंग से नहीं है। ठीक है, और लोगों को उनके अंदर ट्रेनिंग देता है और सभी तरह से हो सकता है उस तरीके से हेल्प करता है ताकि लोग उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट बन सकें। ये काम है रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी का। और ख़ास तौर से 3 इसके सेक्टर्स हैं कि कौन कौन से जिसमें ये काम करता है। लेदर के मामले में ट्रेनिंग भी देता है, फेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाता है, क्रेडिट दिलवा देता है, लोन दिलवा देता है काम करने के लिए लोगों को, वूल एंड टेक्सटाइल और माइनर मिनरल। ठीक है, इसके अलावा ये और क्या काम करता है? जीआई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करवाता है। ठीक है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी इनके पास चली जाएगी कहने कि भाई ये चीज़ हम ही बनाते हैं, हमारे से ज़्यादा ऑथेंटिक कोई नहीं बनाता, ठीक है, तो आप हमें इसका जीआई रजिस्ट्रेशन दिलवा दें, जीआई टैग दिलवा दें। जीआई टैग क्या होता है? किसी भी वस्तु को किसी जगह से एसोसिएट करता है ताकि जब कोई ख़रीदार उसे ख़रीदे तो वो इस बात को लेके संतुष्ट रहे कि हाँ भाई मैं इसे ऑथेंटिक चीज़ खरीद रहा हूँ जिसके ऊपर जीआई लोगो लगा हुआ है। जीआई लोगो का मतलब ये है कि ये किसी एक स्पेसिफिक जगह पे बना है। जैसे कोटा डोरिया की बात करूँ, अगर उसके ऊपर कोटा डोरिया का लोगो लगा है तो ग्राहक इस बात से संतुष्ट होगा कि भाई ये कोटा के आसपास की जगह पे ही बना है, तो इसका मतलब ये है कि मैं असली चीज़ खरीद रहा हूँ। कोई अगर इसे कहीं और का व्यक्ति इसे प्रोड्यूस कर रहा है, मान लीजिए अहमदाबाद के अंदर कोई व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है कोटा डोरिया की साड़ी, तो वो नकली साड़ी होगी, वो उसके ऊपर कोटा डोरिया का लोगो नहीं लगा सकता। केवल कोटा डोरिया के लोग जो कोटा के आसपास इसका प्रोडक्शन करते हैं वही इस लोगो को यूज़ कर सकते हैं, ताकि ग्राहक जो है भ्रमित ना हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा पैसे में बिकती है तो उसका मुनाफा किसे हो? सीधा का सीधा जो प्रोड्यूसर है इसका, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक है, तो ये काम भी करता है। जीआई रजिस्ट्रेशन करवाने का काम भी कौन करता है? रूडा करता है। ठीक है, तो रूडा ने अभी तक देखिए आप पोखरण पॉटरी के लिए, ब्लू पॉटरी के लिए, कोटा डोरिया के लिए, सांगानेर और बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए इसने जीआई रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए हैं। ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात का, जीआई रजिस्ट्रेशन इन्होंने इस चीज़ के लिए प्राप्त किए हैं। किसने किए? रूडा ने। तो रूडा ऐसी एजेंसी है जो क्राफ्ट है राजस्थान के अंदर, जो हस्तकला है उसको क्या दिलवाता है? जीआई टैग दिलवाता है, जीआई रजिस्ट्रेशन दिलवाता है। ठीक है, तो ये कहानी हुई रूडा की। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या आता है। इसके बाद आता है अगला चैप्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इसको भाई हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।